हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। न्यूरो एनाटॉमी का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और पार्ट फर्स्ट हमारा वही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कॉमन फैक्ट्स की। तो जो ब्रेन होता है हमारा ना, वो असल में 1500 टू 200 ग्राम का, 1500 टू 2000 ग्राम का होता है, मतलब 1.5 से 2 किलो का होता है। लेकिन सीएसएफ की वजह से, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से, ये सिर्फ 50 ग्राम का फील होता है हमें। सो ये कंफर्टेबल होता है। और ब्रेन के अंदर 180 टू 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन के अंदर 180 टू 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। एनाटॉमिकल भी होता है, लेकिन इसके अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम फंक्शनल दो पार्ट में होता है, सीएनएस एंड पीएनएस। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट फ्रॉम बीएमएस एंड एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज सेम आई थिंक। और फिर सीएनएस दो बार डिवाइड होता, सीएनएस डिवाइड होता है दो चीज़ों में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम फिर से दो भागों में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स जो होते हैं, और इन्हें हम नर्व सेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन जो मेड अप होता है, सेल बॉडी, आपने पढ़ा होगा, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों को मिला के न्यूराइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये असल में निकलने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल बॉडी से। सो दे आर द स्ट्रक्चर्स विद कम आउट ऑफ द सेल बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड न्यूराइट्स। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा ये। सो डायग्राम दिख जाएगा यहाँ पे आपको, सोमा पेरिकोरियन जैसे सेल बॉडी भी बोलते हैं, ये सोमा है। इसमें आपको ये न्यूक्लियस दिख जाएगा, बीच में जो न्यूक्लियस है। नोड ऑफ रेनवियर, दो दो माइलिन शीथ्स के बीच में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं हम। एक्सॉन हाइलक वो होता है जहाँ से एक्सॉन के स्टार्ट होता है, और एक्सॉन हाइलक की एक खूबी है कि इट इज द पार्ट ऑफ द सेल बॉडी। एक तो सेल बॉडी का पार्ट होता है, एक्सॉन का पार्ट नहीं होता है। दैट इज डिवॉइड ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स आर व्हाट? निसल ग्रेन्यूल्स आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are just rough endoplasmic reticulum and these are present in cell body, dendrites, but not present in axon, hillock and axon. क्या बोला मैंने? These are present in cell body, dendrites, but not present in axon, hillock and axon. ये पूरा axon है आपका, ये पूरी cell body है, and these are the nasal granules. These are what? Rough endoplasmic reticulum. अब हम बात करते हैं साइनेप्स की। तो देखिए, साइनेप्स जो होता है, द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व सेल, द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व सेल इज नोन एज साइनेप्स। रिमेंबर, अब इसमें बात क्या है कि हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि कॉन्टैक्ट है नर्व सेल के बीच में, जो कॉन्टैक्ट है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो असल में कॉन्टैक्ट होता नहीं है। कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन इज बाय कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है निकटता, समीप, कितने समीप हैं। तो वो पास होते हैं, कॉन्टिन्यूटी मतलब एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसीलिए डिस्क्राइबिंग के लिए एक इमेज बना रखी है कि ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में ये जो गैप है, सो दिस इज द गैप। मे बी इट कैन बी सीएसएफ, इट कैन बी टिश्यू फ्लूइड। अगर ये पीएनएस में न्यूरॉन्स हैं तो ये टिश्यू फ्लूइड होगा, और अगर ये सीएनएस में न्यूरॉन है या फिर ब्रेन में है न्यूरॉन, तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। सो यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं, ये यहाँ से, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर की साइड जाते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ही कोई इम्पल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सो दे साइनेप्स जो होता है, वो साइट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व सेल इज नोन एज साइनेप्स। लेकिन ये कॉन्टिग्यूटी से होते हैं, समीप होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं होते हैं। ये थ्योरी ऑफ वेल्डियर साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि 1890 में ये थ्योरी दी थी। सो दिस इज जस्ट अ फैक्ट।
उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ साइनेप्स थ्रू बायोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल across a synapse through biochemical transmitter. अब एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनेप्स होता है। अब एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स इसका मतलब क्या समझे हम, बहुत सारे टाइप के साइनेप्स होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एट दिस मतलब लेवल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे आप खुद भी बना सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स मतलब जो इम्पल्स ट्रेवल कर रही है वो फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्राइट ट्रेवल करेगी, ठीक है। फ्रॉम एक्सोडेंड्राइटिक जो इम्पल्स है वो एक के एक्सॉन मतलब साइनेप्टिक, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये साइनेप्स है, ये एंड है एक्सॉन का, और यहाँ पे जो है दूसरा सेल बॉडी है ये ये न्यूरॉन की, ये डेंड्राइट्स आ गए। सो इम्पल्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। सो ये जो हो गया, ये हो गया आपका एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ऐसे है बहुत से एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स भी होते हैं। एक्सो एक्सोनिक या डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स भी होता है कि जिसमें डेंड्राइट टू डेंड्राइट साइनेप्स होती है, ठीक है। जो इम्पल्स ट्रेवल करती है वो डेंड्राइट टू डेंड्राइट करती है, ठीक है। और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई कि एक्सॉन डज नॉट कंटेन निसल ग्रेन्यूल्स। अगर हम फिर आता है न्यूरोग्लिया, जैसे हमने न्यूरॉन्स पढ़ा ऐसे ही न्यूरोग्लिया आता है। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लिया आर द असिस्टिव सेल्स और द सेल्स प्रेजेंट इन द पीएनएस, ठीक है। ये सेल्स जो होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रीजनरेट नहीं हो सकते, लेकिन न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं। ये समझ लीजिए न्यूरॉन्स अगर एक मेन आदमी है तो ये उसके नौकर चाकर हैं। न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया है नौकर चाकर, ठीक है। अगर नौकर चाकर सही होंगे तभी तो मालिक का सही से काम चलेगा। तो न्यूरोग्लिया जो है वो नौकर चाकर है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल न्यूरोग्लिया होते हैं और एक पेरिफेरल न्यूरोग्लिया होते हैं। अब जो पेरिफेरल न्यूरोग्लिया हैं वो पीएनएस में होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोग्लिया कौन से हो गए, पीएनएस में, ठीक है। और जो सेंट्रल न्यूरोग्लिया हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हो गए। जो सेंट्रल न्यूरोग्लिया हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हो गए, ठीक है। अब इसके टाइप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। तो जो न्यूरोग्लिया होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ये चार तरीके के सेल्स आपको रखने भी पड़ेंगे। स्टार सेप्ड होते हैं, इनमें ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी मेंटेनेंस का काम करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर में। ये दो तरीके के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स एंड फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो ग्रे मैटर में पाए जाते हैं, जो फाइब्रस होते हैं वो व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं। दूसरे तरीके के होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये असल में क्या करते हैं कि माइलिनेशन काम होता है इनका, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि अगर स्वान सेल्स, आपने सुना होगा कि माइलिन शीथ कौन बनाते हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि हाँ भाई स्वान सेल्स बनाते हैं, हाँ स्वान सेल्स बनाते हैं, लेकिन वो पीएनएस में बनाते हैं, जैसा कि मैं आप दिखा पा रहा हूँ। तो स्वान सेल्स जो होते हैं वो पीएनएस में माइलिन शीथ बनाते हैं, और जो एलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो माइलिनेशन कहाँ करते हैं, सीएनएस में। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सीएनएस में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस में बनाते हैं और पीएनएस में कौन बनाता है, स्वान सेल्स। सो और फिर दूसरा आ जाता है हमारा माइक्रोग्लिया, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं और फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। और चौथा जो होता है हमारा एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स कुछ नहीं होते हैं, ये लाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। सो दीज आप ये रख सकते हो न्यूरोग्लियल के साल के बाद। पेरिफेरल में दो होते हैं, स्वान सेल्स जो पीएनएस में वो बनाते हैं, और सैटेलाइट सेल्स, ये भी एक हेल्पफुल काम करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सैटेलाइट सेल्स। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इतने पार्ट की अगर क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी देखें तो ये ग्लायोसिस जो होती है, प्लोरिफिलेशन ऑफ ग्लायल सेल्स इज कॉल्ड ग्लायोसिस। ग्लायोसिस कभी कभी हेल्पफुल भी होती है, लेकिन अगर कोई ट्यूमर बन रहा होता है तब भी ग्लायोसिस होती है। तो देखो ब्रेन ट्यूमर भी अगर हम इसमें बात करें, सिंस ग्लायल सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग दे कैन फॉर्म सीएनएस ट्यूमर्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइडिंग में होते हैं, तो सीएनएस जो अगर भाई ब्रेन में अगर ट्यूमर बन रहा है तो वो न्यूरॉन्स के डिवाइड होने की वजह से नहीं बनता है, वो हमेशा ग्लायल सेल्स कौन कौन से, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स, स्वान सेल्स, दीज ऑल आर ग्लायल सेल्स, ठीक है। अब हम बात करें ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर जो होता है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, आपने
आपने न्यूरॉन लिया, ठीक है, ये ले लिया आपने न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन ले लिया, ये आपकी बन गई डेंड्राइट्स, और ये लंबा सा एक्सॉन आ गया, और ये एक्सॉन एंडिंग्स हो गई, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सिर्फ सेल बॉडी को ले लूँ, इसमें से ग्लायल सेल्स को ले लूँ और ब्लड वेसल्स को ले लूँ, तो इसमें जो ये पार्ट बनाते हैं वो बनाते हैं ग्रे मैटर। कौन कौन से? सेल बॉडी, ग्लायल सेल्स एंड अबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर, ठीक है। और व्हाइट मैटर जो फॉर्म करते हैं वो फाइबर्स ओनली, फाइबर्स ओनली क्या है भाई? एक्सोन जो हो गया ये फाइबर हो गया, कहाँ से निकल रहा है? सेल बॉडी से निकल रहा है। डेंड्राइट्स ये भी फाइबर हो गया, ठीक है, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स। और इसमें क्या होता है, जिसमें जैसे इसमें अबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल्स है, वैसे इसमें लेस अबंडेंस ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, द व्हाइट मैटर लाइज सुपरफिशियल टू द डीपली प्लेस्ड एच शेप्ड ग्रे मैटर, ठीक है। ये जो अब ये समझ लो, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, सो ये एच शेप होता है, ठीक है, ये डॉर्सल हॉर्न होता है, ये वेंट्रल हॉर्न होता है, वो आगे मैंने एक फिगर भी बनाई है, उसमें देख सकते हो आप। तो ये एच शेप्ड जो होता है ग्रे मैटर होता है, और इसके आसपास जो होता है ये व्हाइट मैटर होता है। ये मेनली ये क्या होता है? ग्रे मैटर, जीएम होता है, और ये क्या होता है? ये व्हाइट मैटर होता है। ये आपका ग्रे मैटर हो गया और ये व्हाइट मैटर हो गया, ठीक है। अब बात करें, ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन द डेप्थ ऑफ व्हाइट मैटर। अगर जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की डेप्थ में है, उसे क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं या न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये टर्म बाद में आपको पढ़ेंगे, ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट है। वैसे कम से कम न्यूरो एनाटॉमी की पूरा देखें तो देखें, ऐसा कम से कम 12 से 18 लेक्चर में पूरी होगी न्यूरो एनाटॉमी। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लाइज डीप टू द व्हाइट मैटर आसपास है, और उसके डीप में क्या है? ग्रे मैटर। सो दिस इज द पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ये किस किस से कंसिस्ट होती है? ये रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, अफेक्टर, एग्जांपल द मसल, ठीक है। तो किस किस से कंसिस्ट होती है? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, अफेक्टर, example the muscle. An involuntary motor response to the sensory stimulus is known as reflex action. So you can know about कि reflex arc और reflex action में क्या फर्क होता है। मोटर रेस्पॉन्स अगर है सेंसरी स्टिमुलस से, भाई ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप कहीं रोड पे जा रहे थे, रोड पे आपको किसी ने काटा, किसी भी कीड़े ने काटा, तो आपका पैर उस कीड़े को बिना देखे ही हट जाएगा, उस कीड़े को बिना देखे ही आपका पैर पीछे हट जाएगा। फिर आप देखोगे पीछे मुड़ के कि कौन सा कीड़ा गया है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा कीड़ा है, आप पहले पैर हटाओगे। तो पहला पैर हटाना जो हुआ बिना कि उस कीड़े को देखे क्या चीज है वो, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल रेस्पॉन्स और सब कॉर्टिकल रेस्पॉन्स। कॉर्टिकल रेस्पॉन्स जो होता है वो वॉलेंटरी इन नेचर होता है, और सब कॉर्टिकल रेस्पॉन्स जो होता है वो इनवॉलेंटरी इन रेस्पॉन्स होता है। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन ये सब मैंने बनाया है फिगर, इसमें थोड़ा ब्लर हो गया है, बट ये देख सकते हैं आप, मसल स्पेंडर रिसेप्टर है, ये यहाँ से गया, ये आया, और ये यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन आ गया, एफरेंट न्यूरॉन यहाँ पे मोटर एंड प्लेट इन स्केलेटल मसल अफेक्टर हो गया, डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, जैसे मैंने बताया था ये पूरा है। आप कहोगे यहाँ पे कि कॉर्टिकल रिस्पॉन्स जो है वो वॉलंटरी नेचर है, आपने जब कह दिया इनवॉलंटरी एक्शन है, तो ये वॉलंटरी नेचर कहाँ से आ गया? बात दरअसल ये है, ये पूरा इनवॉलंटरी होता है, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि जब सीएनएस पार्ट होता है, जब सीएनएस भी पार्ट होता है, तो सीएनएस जब पार्ट आएगा तो उसमें हमारा वॉलंटरी एक्शन भी हो जाता है थोड़ा, तो वो नेचर की हिसाब से हल्का बहुत वॉलंटरी हो जाता है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखें तो वो इनवॉलंटरी ही होता है। अगर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड टेक पार्ट कर रही है तो इनवॉलंटरी नेचर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स एंड कंटेन द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन स्किन से, जॉइंट से, मसल्स ऑफ द ट्रंक्स, ठीक है, कोई भी मसल से इंफॉर्मेशन आती है वो मोटर न्यूरॉन्स की तरफ आती है। ब्रेन स्टेम, मेड्यूला, डायरेक्ट रोस्ट्रल एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डायरेक्ट रोस्ट्रल एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि अपर एक्सटेंशन, रोस्ट्रल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अपर, ठीक है। प्रॉन्स लाइज अपर टू द मेड्यूला, मिड ब्रेन, स्मॉलेस्ट ब्रेन लाइज रोस्ट्रल टू द पॉन्स, ठीक है, ये टू गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, राइज रोस्ट्रल टू द
pons, cerebellum जो करेगा lies dorsal to the pons and medulla, ठीक है। डायनसेफलॉन क्या होता है? डायनसेफलॉन इंक्लूड्स द थैलेमस, हाइपोथैलेमस, असल में ये मिड ब्रेन होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस, ठीक है। डायनसेफलॉन जो होता है, सॉरी मिड ब्रेन नहीं होता है, ये मैंने गलत बोल दिया, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए अभी कि डायनसेफलॉन में क्या क्या इंक्लूड होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं और ये लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन बनाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस कैविटीज बनाते हैं, जो कॉन्टिन्यूस कैविटीज वो होती हैं वो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन किन्हें कहेंगे हम, कंटिन्यूस कैविटीज ऑफ ब्रेन। तो जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो कैविटी ऑफ ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सी एच मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर। भाई दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो कैविटी है वो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, और जो ये कैविटी है ये क्या हो गई, हमारी लेटरल वेंट्रिकल हो गए। इज प्रेजेंट बिटवीन टू थैलेमस, टू थैलेमस के बीच में अगर जो कैविटी होती है उसे हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। अगर हम फोर्थ वेंट्रिकल की बात करें तो कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन दैट इज पोन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। पार्ट पोन्स और मेड्यूला के बीच में जो कैविटी होती है उसे फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। इस फिगर में भी बता देता हूँ, और मेरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन प्रोजेंसेफेलन को बोलते हैं, मिड ब्रेन मेजेंसेफेलन को बोलते हैं। उधर में गलत हुआ, डायनसेफेलन को मैंने मिड ब्रेन बोल दिया था, लेकिन मिड ब्रेन कैसे बोलते हैं, मेजेंसेफेलन को, हाइंड ब्रेन रोम्बेनसेफेलन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये सेरेब्रम है हमारा, लेटरल वेंट्रिकल देख सकते हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल आपको देखने को मिल जाएगा, दो थैलेमस के बीच में जो होता है ये थर्ड वेंट्रिकल है आपका, और पोन्स और मेडुला के बीच में जो होता है वो हमें फोर्थ वेंट्रिकल मिल जाता है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स आपको दिखा देता हूँ मैं, तो आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन मेसोसेफलिक मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व उसमें ही पाए जाते हैं, सिर्फ प्रेजेंट ओनली इन द मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और दूसरी बात और फैक्ट्स हैं कि मैच्योर न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ एक्सेप्ट इन ऑल्फैक्टरी रीजन एंड इन हिप्पोकैम्पस। ऑल्फैक्टरी रीजन और हिप्पोकैम्पस को छोड़ के कहीं भी मैच्योर न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन और हिप्पोकैम्पस को छोड़कर। अगर हम इतना हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ मैं आपको इमेजेस अगर बताना चाहूँ तो रुकिए एक मिनट ज़रा, कुछ इमेजेस मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है उन इमेजेस की। तो ये इमेजेस हैं। सो दिस इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ दिस इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द मीडियल व्यू ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द राइट सुपेरोलेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन। मीडियल व्यू राइट हेमिस्फीयर का मीडियल व्यू है। दिस इज द इंटीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन, ये आप देख सकते हैं, दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये पोस्टीरियर व्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ये देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल ये कैविटी दिख रही है आपको। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो कैविटी है हल्की सी, ये आपकी फोर्थ वेंट्रिकल है बिटवीन पोन्स एंड मेड्यूला। ये आप मैं आपसे कहूँगा कि ये आप पढ़ सकते हो कि ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस है, नेम ऑफ रिफ्लेक्सेस, बाइसेप्स रिफ्लेक्सेस, वे ऑफ एलिसिटिंग, मतलब कैसे इंड्यूस होता है। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई टेंडन पे स्ट्राइक हुआ, मतलब स्टिमुलस आया। रिजल्ट क्या होता है कि C5 C6 सेगमेंट इंटैक्ट, टेंडन जर्क्स में भी एक्सरेटेड इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लॉसनेस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। ये कमेंट है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए। इस यहाँ पे हुआ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है। बाइसेप जो जर्क होता है, ऐसे ट्राइसेप, नी जर्क, एंकल जर्क, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, प्लेनेटर रिफ्लेक्स, ये सब आप पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा और गाइड करने के लिए अपने इसमें और दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये आपका ब्रेन है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं, दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दिस इज द सेरेब्रल हेमिस्फेयर।
This is the you can say this is the left cerebral hemisphere. And if I dissect this, if I dissect this, uh, you can see, or you can also see the other things there. हम्म, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो आपको दिखेंगी, ये ये कैविटी दिखेगी आपको, यहाँ पे लेटरल कैविटी मिल जाएगी आपको। ये पीछे अगर आप देखोगे तो ये आपको पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पर, ये ये आपको पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पर। और काफ़ी है, बाकी इसमें आप देख सकते हो, पूरा मैंने यहाँ पे चला दिया था। तो अ, ये वस्कुलेचर है ब्रेन का। सो दिस इज द वस्कुलेचर ऑफ ब्रेन। दिस इज pons, and between the pons and medulla there is fourth ventricle and third ventricle between the two thalamus. So this is pineal gland, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये pineal gland है। सो मैंने एक एनिमेशन के लिए आपको बना के दे दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पहला पार्ट एंड करते हैं। और जैसा कि मेरा कहना है कि न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते रहिए और लेक्चर आते रहेंगे, सब्सक्राइब जल्दी से मार दीजिए। और ये वाला लेक्चर विदाउट कैमरा था, तो अगला लेक्चर विद कैमरा भी आएगा, ठीक है। तो जो भी हैं BMS MBBS जो भी कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। न्यूरो एनाटॉमी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोई भी ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसमें हमें बहुत माइन्यूट नॉलेज होनी चाहिए हमारे ब्रेन की। सो न्यूरो एनाटॉमी इज़, और BD थोरेसिया के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, जितना उसकी नोट्स मिलेंगे आपको जितना है। सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड। एंड जो भी आप देखो, जिसने भी पूरा लेक्चर देखा है, तो मेरा ये कहना है कि बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।